नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको यह बताएंगे कि किसी भी देश की सरकार को आतंकवादियों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए। भारत सरकार ने कभी विचारधारा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अब ऐसी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जिसके बाद खालिस्तान नाम के अलग देश की मांग करने वाले इन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन और अपना खुद का कोई घर तक नहीं बचेगा। भारत सरकार ने अब खालिस्तानी आतंकवादियों की भारत में मौजूद तमाम जमीन जायदाद को जब्त करना शुरू कर दिया है। सरकार इन आतंकवादियों के ओसीआई कार्ड भी रद्द करने पर विचार कर रही है और सरकार की यह कार्रवाई देखकर हमें खास तौर पर बड़ी खुशी और संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि ओसीआई कार्ड रद्द करने का सुझाव हमने ही ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले 6 महीने पहले सरकार को दिया था। और बड़ी खुशी है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि इन आतंकवादियों का यही इलाज है। इसके बाद हम आपको भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले नए कार्गो प्लेन के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा विशाल एयरक्राफ्ट है जो हमने स्पेन से खरीदा है और ये ऐसा विशाल प्लेन होगा जो दुर्गम स्थानों पर सेना की तैनाती में मदद करेगा और दुश्मन के साथ साथ निगरानी भी करेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह एयरक्राफ्ट घास और रेतीली मिट्टी में भी लैंड कर सकता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एयरक्राफ्ट पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करके भारतीय वायुसेना में इस प्लेन का स्वागत किया है और आज हम भी चाहेंगे कि आप सब भी इस नए एयरक्राफ्ट का स्वागत कीजिए। और आखिर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया राजनीतिक बयान सुनवाएंगे जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जिसके नारे से लेकर नेता तक का काम आउटसोर्स कर दिया गया है और कांग्रेस पार्टी ने यह पूरा ठेका अर्बन नक्सल्स को दिया है, यानी अर्बन नक्सल्स ही कांग्रेस पार्टी को इस समय चला रहे हैं। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों के पास अब खुद की जमीन भी नहीं बचेगी। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें चंडीगढ़ में उसके घर और अमृतसर के खानकोट गांव में उसकी जमीन को जब्त कर लिया गया है और वहां पर इस तरह के बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है कि एनआईए ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी संगठन 6 फॉर जस्टिस का प्रमुख है और भारत में इस आतंकवादी पर 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं और एनआईए ने इसके खिलाफ अब एक नया डोजियर तैयार किया है जो कनाडा और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को भी आगे चलकर सौंपा जा सकता है। इसके अलावा कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के जालंधर में स्थित घर पर भी एक नोटिस लटका दिया गया है जिस पर लिखा है कि एनआईए कोर्ट के आदेश पर इस घर को भी जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है और यह कार्रवाई सिर्फ कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों तक ही सीमित नहीं है। हमें सूत्रों से पता चला है कि एनआईए ने पंजाब से संबंधित कुल ऐसे 19 खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की सूची बनाई है जिनकी संपत्तियों को आने वाले दिनों में जब्त किया जा सकता है और इनमें 7 खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर्स इस समय ब्रिटेन में हैं, 5 आतंकवादी अमेरिका में हैं, 2 आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और एक आतंकवादी और गैंगस्टर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में छिपे हुए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक विचार मैं देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अमेरिका के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया होगा, ब्रिटेन के लिए किया होगा, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। और हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया लेकिन उनके वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हें अमेरिका वीजा नहीं देता। अमेरिका का वीजा लेने के लिए हमारे देश में आज भी लाइन लगती है। ब्रिटेन, कनाडा का भी वही हाल है, ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल है। हमारे देश के किसी शरीफ नागरिक को वीजा नहीं मिलेगा। लोग लाखों रुपए ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं, खर्चा करते हैं कि हमें कोई किसी तरह वीजा मिल जाए इन देशों का। और सोचिए, इन देशों में गैंगस्टर छिपकर बैठे हुए हैं, इन देशों में खालिस्तानी आतंकवादी छिपकर बैठे हुए हैं, इन देशों में बड़े बड़े अपराधी छिपकर बैठे हुए हैं। अपराधियों को वहां का वीजा मिल जाएगा, खालिस्तानियों को मिल जाएगा, गैंगस्टर्स को मिल जाएगा, आतंकवादियों को मिल जाएगा। और फिर भी ये सारे देश पूरी दुनिया के सामने ये बताते हैं कि ये शांति के दूत हैं और ये अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े चैंपियन हैं।
या आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त रवैया अपनाने वाले वो देश हैं। सोचिए, ये इनके दोहरे मापदंड है। ये सभी वो खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर्स हैं जिनके नाम मैंने आपको गिनाए अभी, जिनकी भारत में संपत्तियां हैं, और इसीलिए एनआईए ने अब इन सभी संपत्तियों को जब्त करने की पूरी योजना बना ली है, जिसे अंग्रेजी में हम कॉन्फिस्केशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये आतंकवादी भारत में इन संपत्तियों पर अपना अधिकार अब खो देंगे और इनके घर और इनकी जमीनें अब सरकार की हो जाएंगी। देखिए, ये जितने भी आतंकवादी हैं, खास तौर पर जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं या जो विदेशों में भाग चुके हैं या जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, अभी तक इनकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई क्यों थी? क्योंकि ये सोचते थे कि ये तो विदेशों में जा चुके हैं, इनके परिवार के लोग तो आज भी भारत में रहते हैं। ये विदेशों से पैसा कमा कमा कर, लोगों की खून का सौदा करके, गैंगस्टर्स जो हैं तमाम तरह के अपराध करके भारत में पैसा भेजते हैं, भारत में जमीनें खरीद के रखी हुई हैं, भारत में बड़े बड़े घर कोठियां बनाई हुई हैं, और इनको ऐसा लगता था कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब जब इन सारे आतंकवादियों की जमीनें जब्त हो जाएंगी, इन सारे आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के मकान जब्त हो जाएंगे, इनका ओसीआई कार्ड रद्द हो जाएगा, इनके अगर भारत के पासपोर्ट हैं तो वो रद्द हो जाएंगे, तमाम तरह के जो दस्तावेज हैं इनके वो सारे रद्द हो जाएंगे। इनमें से कोई भी कभी भारत वापस नहीं आ पाएगा, ना कोई भी कभी अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगा, ना ही इनके घर बचेंगे, ना ही इनकी जमीनें बचेंगी। तो आज इन सारे लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, खालिस्तान का सपना तो बाद में देखना, पहले जो अपनी जमीन है और जो अपना घर है उसे बचा लो, वही बहुत है। इन सब के अलावा एनआईए इन खालिस्तानी आतंकवादियों का ओसीआई कार्ड रद्द करने पर अब विचार कर रहा है, जिससे इन आतंकवादियों के भारत आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सकेगी। वैसे तो इन लोगों का कोई सगा नहीं होता, लेकिन अब ये कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनके दोस्त हैं, इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनके नाम भी सरकार ने नोट करके एक लिस्ट बना ली है। ना तो इनके परिवार कभी बाहर जाकर इनसे मिल पाएंगे और ना ही ये कभी अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आ पाएंगे। ना इनकी जमीनें बचेंगी, ना इनके घर बचेंगे, और यही सबसे अच्छा इलाज है। अगर हम इन्हें जेलों में नहीं डाल सकते, इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते, अदालतों में पेश नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो इनका इलाज बचता है वो यही है जो भारत सरकार इस समय इनके साथ कर रही है। असल में जिन देशों में लोग दो देशों के नागरिक बनकर रह सकते हैं, उन देशों में भारतीय मूल के लोगों को भारत सरकार एक ओसीआई कार्ड जारी करती है, जिसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। इस कार्ड की मदद से ये लोग भारत में अपने परिवारों से मिलने के लिए कभी भी आते जाते रहते हैं। इन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं और इन पर कोई पाबंदी नहीं है, जितनी बार चाहें भारत आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसे तमाम लोग जो खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हैं, भारत सरकार उनके ओसीआई कार्ड रद्द करने पर विचार कर रही है, और इसका सुझाव आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी। हमें भी ये बात सुनकर आज बड़ा संतोष हो रहा है कि सरकार ऐसा कदम उठाने वाली है, क्योंकि ये सुझाव सबसे पहले हमने ही ब्लैक एंड व्हाइट में आज से 6 महीने पहले सरकार को दिया था। इसी साल आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं, 20 मार्च को हमने भारत सरकार को ठीक यही सुझाव दिया था कि सरकार को ऐसे तमाम लोगों का ओसीआई कार्ड रद्द करके उन्हें यह बताना चाहिए कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, पूरी दुनिया ये जान ले, और इन लोगों को डिपोर्ट करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन देशों से संपर्क करना चाहिए जिन देशों में इन आतंकवादियों ने पनाह ली है। और सरकार और एनआईए अब बिल्कुल यही करने की योजना बना रहे हैं। आज 20 मार्च का ब्लैक एंड व्हाइट शो का एक छोटा सा अंश आपको दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप हमारे दर्शक हैं, हम और आप एक परिवार की तरह हैं, और कैसे हम और आप मिलकर जब कोई सुझाव देते हैं, जब कुछ देश के बारे में सोचते हैं और उस पर जब अमल किया जाता है, तो यह खुशी की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आज हम एक नया सुझाव लेकर आए हैं, और वो ये कि इन देशों में जो लोग खालिस्तान की साजिश रच रहे हैं, जो लोग इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत सरकार को पहले तो उन सभी लोगों की पहचान करनी चाहिए, जो कि बहुत आसान है। इन सब लोगों की तस्वीरें उपलब्ध हैं, वीडियोज उपलब्ध हैं, इनकी सारी तस्वीरों को देखकर आप पहचान सकते हैं कौन आदमी कहां है। और फिर इन सभी लोगों के ओसीआई कार्ड्स जो होते हैं, इन्हें रद्द कर देना चाहिए, और फिर इन देशों पर ऐसे लोगों को भारत में डिपोर्ट करने का पूरा दबाव बनाना चाहिए, और फिर जब ये भारत में आ जाएंगे, फिर इन पर हम अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। तो 20 मार्च को हमने सुझाव दिया था, और अब खुशी है कि
भारत सरकार इस सुझाव पर काम कर रही है और असल में अगर आप सच पूछें और आप सब भी शायद इस सबसे एग्री करेंगे इस बात से कि ऐसे आतंकवादियों का और कोई इलाज है ही नहीं। इनका ओसीआई कार्ड तो रद्द होना ही चाहिए। इनका जो भारत में इनके घर हैं, इनके गांव में जो इनकी जमीनें हैं या जहां भी इन्होंने जो प्रॉपर्टी लेकर रखी हुई है वो सब जब्त होना ही चाहिए। और यही सलूक इनके साथ जो भारत सरकार कर रही है सबसे अच्छा सलूक है, इनका यही इलाज है। अब देखिए कि कनाडा में भारत से टकराव करने के बाद वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। 22 सितंबर को कनाडा की संसद में एक व्यक्ति का यह कहते हुए सम्मान किया गया कि इस व्यक्ति ने दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसलिए उस दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्यों ने इस व्यक्ति का सम्मान करते हुए इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति का कनाडा की संसद में यह स्टैंडिंग ओवेशन करके सम्मान हुआ और यह कहा गया कि इसने रशिया से युद्ध किया था, वो व्यक्ति दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की तरफ से हिटलर की फौज में लड़ रहा था और उसने यह लड़ाई नाजियों की तरफ से लड़ी थी। यानी जो कनाडा हिटलर की नाजी विचारधारा का विरोध करता है, उस कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ नाजियों की तरफ से लड़ने वाले एक पूर्व सिपाही का अपनी ही संसद में सम्मान कर दिया, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी उन्हें वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका धन्यवाद किया। जबकि जेलेंस्की खुद यहूदी धर्म से आते हैं और हिटलर की नाजी सेना द्वारा किए गए जुल्मों में उनके परिवार के लोग भी मारे गए थे। पहले आप ये वीडियो देखिए कि कनाडा की संसद में कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि वो इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि नहीं जानते थे, इसलिए उनसे यह गलती हो गई या कह लीजिए कि चूक हो गई। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने इस घटना के लिए खुद को दोषी बताया है और कहा है कि यह सब कुछ उनकी चूक की वजह से हुआ। लेकिन सोचिए, भारत के मामले में भी तो कनाडा बिल्कुल यही कर रहा है, बिल्कुल वही काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर को अपना कनाडा का नागरिक बताते हुए उसकी हत्या को कनाडा की संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं, वो हकीकत में एक खालिस्तानी आतंकवादी था, जो आपको इस तरह कई तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जो AK-47 जैसे खतरनाक राइफल्स के साथ आपको दिखाई देगा। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये निज्जर की तस्वीरें हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये जो तस्वीरों में आपको निज्जर दिखाई दे रहा है, क्या आपको ये एक कनाडा का नागरिक दिखाई दे रहा है? इसके हाथ में जो है जरा देखिए, इसके हाथ में बंदूक देखिए, हथियार देखिए, और कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह कनाडा का शरीफ नागरिक था जिसकी हत्या हो गई। यह आतंकवादी कहां से एक शरीफ नागरिक लग रहा है? लेकिन जस्टिन ट्रूडो इसे अपना नागरिक बताते हुए इसका बचाव कर रहे हैं और यह पहली बार नहीं हो रहा। वर्ष 2015 में जब भारत ने आतंकवादी याकूब मेमन को मुंबई में सीरियल बम धमाके करने के लिए फांसी दी थी, तब पश्चिमी मीडिया ने उसे आतंकवादी नहीं बल्कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया था। इसी तरह संसद के हमले के दोषी अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो पश्चिमी देशों ने और वहां के मीडिया ने उसे एक मेडिकल छात्र बताया था। और जब कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी एक एनकाउंटर में मारा गया था, तब इन्हीं पश्चिमी देशों और वहां के मीडिया ने उसे एक सरकारी स्कूल टीचर का मासूम बेटा बताया था और कहा था कि बुरहान वानी तो असल में एक क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन भारत की सेना ने उसके इस सपने को एक एनकाउंटर में उसकी हत्या करके बीच में ही तोड़ दिया। तो जब हमारे देश का कोई आतंकवादी मारा जाता है, जब हम उसे सजा देते हैं, तो वो या तो मासूम डॉक्टर बन जाता है या मासूम प्रोफेसर बन जाता है, मासूम स्कूल मास्टर का बेटा बन जाता है या कोई युवा क्रिकेटर बन जाता है। इस तरह से उसकी छवि पेश की जाती है पश्चिमी देशों द्वारा और वहां के मीडिया द्वारा। अब देखिए, ये तो हमारे आतंकवादी हैं। जब हमारा एक आतंकवादी वहां कनाडा में मारा गया, निज्जर, तो उसे कहा कि वो तो हमारे देश का शरीफ नागरिक था। लेकिन जब इनके आतंकवादी मारे जाते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, ऐसे आतंकवादियों की जब बात आती है तो इन्हीं देशों का यह मीडिया कभी यह नहीं लिखता कि ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मार दिया। पेशे से मेडिकल सर्जन अल जवाहिरी को अमेरिका ने काबुल में घुसकर मार दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि एक डॉक्टर की हत्या हो गई।
जिन आतंकवादियों को ये देश आतंकवादी मानते हैं, उन्हें ये कभी इंजीनियर, सर्जन, प्रोफेसर, युवा क्रिकेटर, युवा खिलाड़ी नहीं कहते, सिर्फ आतंकवादी कहते हैं ये आतंकवादी है, ये दुनिया के लिए खतरनाक था, ये दुनिया की शांति के लिए खतरनाक था, दुनिया भर के लोगों के लिए खतरनाक था, इंसानियत के लिए खतरनाक था। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो इनके खिलाफ हो जाए वो पूरे इंसानियत के ही खिलाफ है। लेकिन भारत जिन्हें आतंकवादी मानता है और बताता है, उन्हें ये अपना शरीफ नागरिक कहते हैं। कभी कहते हैं ये तो एक सीए था, कभी कहते हैं ये तो एक मेडिकल का छात्र था, कभी कहते हैं ये स्कूल टीचर का बेटा था। तो दोहरे मापदंड हमें कभी भूलने नहीं चाहिए। मेरी सहयोगी अनीश माथुर इस समय कनाडा में है। आप तो जानते हैं कनाडा में बहुत कुछ चल रहा है और हम वहां से आपको आज एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उन्होंने वहां से आपके लिए एक बहुत विशेष रिपोर्ट तैयार करके भेजी है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कनाडा में मौजूदा हालात क्या हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कनाडा में भारतीय रहते हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर रहते हैं, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनके मन पर क्या गुजर रही है और क्या वाकई भारत के जो लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं, वो क्या वाकई भारत लौटने के बारे में सोच रहे हैं, ये सब कुछ आपको कनाडा से आने वाली इस ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलेगा। इसे ध्यान से देखिएगा। टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अपना बंदोबस्त कर दिया है। सिक्स फॉर जस्टिस, जो कि एक खालिस्तानी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भारत की कॉन्सुलेट्स और हाई कमीशन जो कि ओटावा में है, उसके बाहर प्रोटेस्ट और धरने की कॉल है। यहाँ पर टोरंटो की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ही नहीं बल्कि फेडरल आरसीपी के अफसर भी पूरी निगरानी बरते हुए हैं और यहाँ कॉन्सुलेट की एंट्रेंस के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लगातार कॉन्सुलेट के स्टाफ से पुलिस वाले, यहाँ पर जो टोरंटो पुलिस के लोग हैं, वो उनसे लगातार टच में भी हैं। हम इस वक्त टोरंटो के मार्खम एरिया में हैं, जो कि जहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ गुजराती हिंदुओं से। हम यहाँ पर सनातन मंदिर में यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। इस समय किस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं? क्या यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनिटीज के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं? मेन कम्युनिटी दूरियां बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द सिंस लास्ट 1 year गोइंग ऑन खालिस्तान प्लेसेस, सो दैट्स व्हाई वो दूरियां बहुत बढ़ गई है। दिस इज नॉट 3 days or 4 days, इज ऑलमोस्ट सिंस लास्ट 1 year इज गोइंग ऑन, सो दिस इज नॉट 1 day or 2 day। जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो बड़ी जोर से चल रही है अभी। इसके लिए लोगों को बड़ा इम्पैक्ट होता है, लोगों पर इम्पैक्ट हो रही है। दे नॉट फीलिंग सिक्योर, नहीं फील कर रहे हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग डर रहे हैं, डेफिनेटली डरना पड़ेगा, क्योंकि सब घर में ये बातें चर्चा हो रही है। सरदार जी हमारे फ्रेंड्स जो है वो भी बोल रहे हैं कि कोकपियन बाहर मत जाना अकेले, ये लोग की भरोसा नहीं है इनका। जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीकल्चरिज्म का कॉन्सेप्ट है कनाडा में, हर एक कल्चर के लोग फ्रीडम से घूम सकते हैं, बट अगर ये टाइप के स्टेटमेंट्स हमें दोनों कंट्री से मिलेंगे तो उसमें आम जो जनता है उनमें फियर क्रिएट होगा, और जो नहीं होना चाहिए। हम अभी तो सेफ फील कर रहे हैं, बट अगर ये स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन आते हैं तो फिर वही माहौल फिर से क्रिएट हो सकता है जिसमें आपको अपने नेबर से डर लगे। आई हैव गॉटन कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि उनके जो बच्चे वो यहाँ पढ़ने आए हैं और वो पूछ रहे परिस्थिति कैसी है। मैंने उन्हें बताया कि भाई ग्राउंड लेवल पे परिस्थिति काफी सेफ है, आप डरिए मत, बट अभी उनमें एक खौफ बैठ गया है। कैनेडियन गवर्नमेंट को ये सब एक्टिविटी को कंट्रोल लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल स्प्रेड इन ऑल द कनाडा एंड इट विल स्पॉइल द रिलेशन विद द इंडिया आल्सो। दोनों तरफ से ऐसे हालात बन रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और हैरानगी की बात यह है कि एक भी व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं होता, एक भी व्यक्ति चार्ज नहीं होता, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, पुलिस आती है और चली जाती है। तो ये इस कंट्री की पुलिस को भी समझना चाहिए कि अभी तो नीचे है, अंडर करंट चल रहा है, जो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कल को अगर कुछ ऐसा ग्रुप्स बन गए और कुछ ऐसे ये नफरत बढ़ गई तो ये हमारी लोकल यहाँ की सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक बहुत बड़ी बात है, आपने देखा कनाडा में रहने वाले जो भारतीय हैं वो वाकई आपके सामने आकर, कैमरे के सामने आकर ये कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है। अब लोग आपस में ये बात करने लगे हैं कि बाहर अगर जाओ तो संभल कर जाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और हमारे देश में कितने ऐसे परिवार हैं, लाखों ऐसे परिवार होंगे जिनका कोई ना कोई सदस्य या तो कनाडा में होगा
या कनाडा जाने के बारे में सोच रहा होगा। अब वो लोग भी घबराए हुए हैं। हमें भी कितने सारे लोगों के फोन आते हैं जो ये कहते हैं कि क्या अब हमें अपने बच्चे को कनाडा पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, क्या अब हमें अपने परिवार के किसी सदस्य को कनाडा में काम करने के लिए, रोजगार के लिए भेजना चाहिए। और जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, शायद जीवन में पहली बार वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो असुरक्षित महसूस करते हैं एक कनाडा जैसी जगह पर, जो कि अपने आप को आजादी का चैंपियन बताता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन बताता है, इंसानियत का चैंपियन बताता है, जो ये कहता है कि यहां किसी भी धर्म के लोग, किसी भी राष्ट्रीयता के लोग खुलेआम आराम से रह सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपनी पसंद का धर्म का पालन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उस देश में भारतीय समुदाय के लोग वो आज इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज तक ने, हमारी टीम ने ये सबसे पहले आपको आज दिखाया है। आप खुद सोचिए कि कनाडा में इस समय स्थिति कितनी खराब हो गई है। हम उम्मीद यही करते हैं कि कनाडा में स्थिति ठीक हो जाए। कनाडा में जो हमारे दर्शक हैं या भारत में जो हमारे दर्शक हैं जिनके परिवार के कोई सदस्य कनाडा में रहते हैं, अगर आप चाहें तो अपना कोई फीडबैक है, आपका कोई विचार है, आप कोई वीडियो बनाकर हमें भेजना चाहते हैं, आप हमें जरूर भेज सकते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि इंटरपोल ने बब्बर खालसा के आतंकवादी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है, जिसके पाकिस्तान में होने की इस समय आशंका है। और इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि कल गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर जा सकते हैं, जहां वो एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और एनआईए ने भी 5 और 6 अक्टूबर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें RAW, IB और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और देश के बड़े राज्यों की ATS यूनिट्स के जो चीफ हैं वो शामिल होंगे। यानी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन आने वाले समय में ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ हो सकता है। और ये जो क्रैकडाउन होगा, इसमें भारत की जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें रॉ भी हो सकती है, IB भी हो सकती है, राज्यों की जो ATS हैं वो भी हो सकती हैं, ये सब मिलकर अब ये क्रैकडाउन करेंगी। इसलिए आतंकवादी जो हैं, चाहे जहां भी बैठे होंगे, उनकी भारत में कोई ना कोई जड़ तो है। अब उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत में उनकी जड़ों को बहुत जल्दी काट दिया जाएगा। अब हम आपको भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले एक नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताएंगे, ताकि आप भी उसका स्वागत कर सकें। और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत ने स्पेन से खरीदा है। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जिन पर हमारे ही देश के कुछ लोग अब आपत्ति जता रहे हैं। आज जब ये कार्गो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ, तब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्लेन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया और इस पर ओम लिखने के बाद इसे कलावा भी बांधा, जिसे हिंदू धर्म में रक्षा का सूत्र कहते हैं। और इसलिए कुछ लोगों को ये तस्वीरें आज पसंद नहीं आ रही और इन तस्वीरों को भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया जा रहा है। पहले आप तस्वीरें देखिए। लेकिन विरोध करने वाले इन तमाम लोगों को हम आज कुछ बताना चाहते हैं कि उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। इसी कार्यक्रम में आज एक सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन हुआ, जिसमें इस्लाम, ईसाई और बाकी धर्मों की तरफ से भी प्रार्थना की गई। लेकिन इसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा और एक खास विचारधारा के लोग इस विमान पर स्वास्तिक बनाने का ही जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाष्टाधिके शरणतंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। मल्यादीन सुगंधानि पुष्पाणि गृहतां परमेश्वर उपवस्त्रं समर्पयामि यथासूक्तं समर्पयामि। वाहिगुरु वाहिगुरु। हे निमानियां दे मान सतगुरु, नितानियां दे तान सतगुरु। आज जब स्वास्तिक चिन्ह पर इतना विवाद हो रहा है, तब आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए जो दिल्ली में स्थित दक्षिण कोरिया की एम्बेसी से हमारे पास आई है।
आज जब भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत के लिए एक नई गाड़ी खरीदी गई तो इस गाड़ी की पूजा हिंदू धर्म के अनुसार की गई और इस गाड़ी पर वही स्वास्तिक चिन्ह बनाया गया जो भारतीय वायुसेना के नए एयरक्राफ्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनाया था। लेकिन सोचिए, दक्षिण कोरिया के राजदूत तो सनातन धर्म को इतना सम्मान दे रहे हैं और वो स्वास्तिक चिन्ह बनाकर अपनी नई गाड़ी का स्वागत कर रहे हैं, उसे शुभ बना रहे हैं। लेकिन जब रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट पर यही स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं तो इसका यह कहकर विरोध होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में किसी विमान पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करना संविधान का अपमान करने जैसा होगा। लेकिन यहां पर हम आपको देख लीजिए, आप ये साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं उनकी गाड़ी है और इस पर कैसे सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसकी पूजा हुई है और इस पर भी स्वास्तिक लिखा है। विश्वे देवा एतमागतामि लावास्तेषां जयस्तेषां कुरुस्तेषां पराजयम् जानिए 14 भुवने पक्ष निर्मही तेरी रक्षा करें। अष्टमी परमेश्वर सो पांचों देवी देव नौ ओम सेना इंद्रो रहे विश्वे देवा देवता ओम एलवतो बलि राजा दामे ब्रह्मा विलय तो देखिए, ये है ब्रांड भारत और ये है सनातन धर्म की ताकत कि दक्षिण कोरिया के जो राजदूत हैं वो भी अपनी गाड़ी की जो पूजा करवा रहे हैं वो भारतीय संस्कारों के हिसाब से करवा रहे हैं। ये अलग बात है, उन्होंने अपने हिसाब से भी, अपने धर्म के हिसाब से भी इस गाड़ी की पूजा जरूर करवाई होगी, लेकिन आज ये तस्वीरें देखकर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। आपको याद होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल लड़ाकू विमान पर इसी तरह उसका स्वागत करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह बनाया था, तब भी इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। रक्षा मंत्री ने तब भी ऐसा ही किया था और ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह 12,000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और यह संस्कृत के स्वस्ति शब्द से बना है। स्वस्ति में सु का अर्थ होता है शुभ और अस्ति का अर्थ होता है होना, यानी स्वस्ति और स्वास्तिक का अर्थ होता है शुभ होना या फिर मंगल होना। कोई भी नई चीज जब आपके घर में आती है तो आप चाहते हैं वो शुभ हो, वो मंगलमय हो, इसलिए स्वास्तिक का जो चिन्ह है उस पर अंकित किया जाता है। अलग अलग अध्ययन और खोज के मुताबिक स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है और मौजूदा युग में इसकी उम्र 12,000 वर्ष मानी जाती है और दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में स्वास्तिक जैसे कई प्रतीक चिन्ह मिलते हैं और इस प्रतीक चिन्ह को हिटलर की नाजी विचारधारा से भी कई बार जोड़कर देखा जाता है। जबकि हिटलर ने जो चिन्ह इस्तेमाल किया था उसकी भुजाएं स्वास्तिक चिन्ह जैसी नहीं थी, वो चिन्ह उल्टी भुजाओं से बना था जिसे वामावर्त कहते हैं। वामावर्त वो चिन्ह होता है जिसमें दिशाएं विपरीत होती हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, जबकि स्वास्तिक चिन्ह दक्षिणावर्त होता है जिसमें चारों दिशाएं घड़ी की सुई की दिशा में होती हैं और इसी दिशा में हिंदू समुदाय के लोग, सनातन धर्म के लोग मंदिर या देव प्रतिमा की परिक्रमा करते हैं। लेकिन सनातन धर्म की तरह हमारे देश के ही कुछ लोग और खास तौर पर वो लोग खुद को हिंदू जो कहते हैं वो स्वास्तिक चिन्ह का अपमान करते हुए इसका ही विरोध करते हैं, जबकि दूसरे देशों के लोग इसी चिन्ह का सम्मान करते हैं। बड़ी जो बात है हमारे देश के बारे में, जो दुख भरी बात है, वो ये है कि स्वास्तिक पर आपत्ति करने वाले लोग कोई पाकिस्तान से या किसी दूसरे चीन से नहीं आए हैं। स्वास्तिक चिन्ह पर आपत्ति जताने वाले लोग हमारे देश से ही आए हैं और उनमें भी ज्यादातर लोग सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग हैं, इस देश की संस्कृति से ही उपजे हुए लोग हैं, वही आपत्ति कर रहे हैं। यह दुख की बात होती है। अब आपको उस कार्गो एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हैं जिसे आज स्वास्तिक चिन्ह जिस पर बनाकर भारतीय वायुसेना में उसे शामिल किया गया है। इसलिए अब आपको आपका परिचय करवाते हैं ताकि आप इस नए एयरक्राफ्ट का स्वागत कर सकें, क्योंकि ये आपकी रक्षा के लिए आया है। इस एयरक्राफ्ट को C295 MW एयरक्राफ्ट कहते हैं और ये एक कार्गो एयरक्राफ्ट है। कार्गो एयरक्राफ्ट का मतलब है वो एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, जिसमें आप बड़ी संख्या में सामान लाद कर ले जा सकते हैं। जैसे लद्दाख में 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों को अगर वहां पर पहुंचाना है बड़ी संख्या में,
या वहां मौजूद जवानों को रसद और दूसरे हथियार अगर पहुंचाने हैं तैनाती के लिए, तो ये विमान इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट या फिर कार्गो एयरक्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़े मात्रा में सामान उठाने की जो इसकी क्षमता है वो बड़ी जबरदस्त होती है। और इस तरह के विमानों की जो आवश्यकता है वो दुनिया की हर एयरफोर्स में, हर सेना में होती है, क्योंकि जब आपको बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में अपनी सेना की तैनाती किसी बॉर्डर के इलाके में, दुर्गम इलाके में करनी है, तो आप अपने सैनिकों को ले जा सकते हैं। अगर आपको बड़े भारी हथियार पहुंचाने हैं, हथियार ले जा सकते हैं। रसद पहुंचानी है, रसद भी पहुंचा सकते हैं। और भारत ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से ऐसे 56 एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है और यह डील वर्ष 2021 में 22,000 करोड़ रुपए में हुई थी। यानी इस हिसाब से देखें तो इस एक एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो है लगभग 393 करोड़ रुपए। इस डील के तहत भारत को शुरुआत में जो 16 एयरक्राफ्ट मिलेंगे वो स्पेन में बने होंगे और बाद में जो 40 एयरक्राफ्ट आएंगे वो सारे के सारे भारत में बने होंगे। यानी ये 40 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया होंगे। वैसे भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट आज से 10 से 15 वर्ष पहले ही मिल जाने चाहिए थे, लेकिन तब इनकी खरीद में उस दौरान जितनी भी सरकारें थीं उन्होंने कोई ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। भारतीय वायुसेना में अभी जिन एवरो 748 कार्गो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ये विमान 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, जिन्हें आज से कई वर्ष पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय वायुसेना अब भी इन विमानों की फ्लीट का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि नए एयरक्राफ्ट अभी तक उन्हें मिले नहीं। भारतीय वायुसेना को ये सभी 56 कार्गो एयरक्राफ्ट वर्ष 2031 तक मिलेंगे और ये विमान एवरो 748 विमानों को रिप्लेस करेंगे। इसलिए ये देश के लिए और हमारी सेना के लिए बहुत अच्छी शुभ खबर है, जबकि चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर मानी जाएगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आधुनिक होने के साथ साथ खतरनाक भी है और ये सामान तो ढोता ही है, लेकिन साथ साथ जासूसी और दुश्मन पर निगरानी का काम भी कर सकता है। इसके अलावा इन विमानों को लैंड करने के लिए या उड़ान भरने के लिए लंबे रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 320 मीटर की दूरी में कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं और इन्हें लैंडिंग करने के लिए भी सिर्फ 670 मीटर के छोटे रनवे की आवश्यकता होती है। और सबसे खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट ऐसे स्थानों पर भी ऑपरेट कर सकते हैं जहां सतह पर या तो रेत हो या घास हो, यानी ये घास पर भी लैंड कर सकता है और जहां रेतीली जो जमीन हो वहां पर भी ये लैंड कर सकता है। एक और खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये एक बार में अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 71 सैनिकों या फिर कह लीजिए 49 पैराट्रूपर्स के साथ उड़ान भर सकता है और वजन के मामले में इसकी कुल क्षमता है 5 से 10 हजार किलोग्राम। और यह पहली बार है जब भारत में बनने वाले ऐसे 40 एयरक्राफ्ट एक प्राइवेट कंपनी बनाने वाली है और इस कंपनी का नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। भारत दुनिया में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है और जिन देशों से हम हथियार खरीदते हैं उनमें 45% हथियार रशिया से, 29% हथियार फ्रांस और 11% हथियार हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। और स्पेन से हम ना के बराबर हथियार और विमान खरीदते थे, लेकिन यह स्पेन के साथ इस तरह की हमारी पहली बड़ी रक्षा डील है। और आपने यह भी देखा होगा भारत इनमें से जितने भी देशों के साथ जब हम अपनी रक्षा डील करते हैं, चाहे कोई हथियार बनाने की डील हो, हथियार की डील हो या फिर हवाई जहाज की डील हो, अब हर डील में हम एक क्लॉज लगा कर रखते हैं, वो ये कि हम शुरुआती हवाई जहाज या हथियार आपसे खरीदेंगे, लेकिन जो बाकी के बचे हुए हथियार होंगे या हवाई जहाज होंगे वो हमारे देश में बनाए जाएंगे। इसलिए भारत अब जितनी भी डील कर रहा है रक्षा की, वो सब या तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए और फिर साथ ही ये सारे जो हथियार हैं ये सब आगे चलकर भारत में ही बन सकें। ये हम आजकल हर सौदे में ये क्लॉज डालकर चल रहे हैं, जो कि मेड इन इंडिया के लिए, हमारी जो मुहिम है मेड इन इंडिया की, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बार बार हमें अब इन देशों के पास वापस नहीं जाना पड़ेगा अपनी मजबूरी इनके साथ सामने प्रकट करने के लिए। भारत के पास अभी लगभग 250 कार्गो विमानों का एक फ्लीट है, लेकिन C295 के इसमें शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी और ये विमान निगरानी के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड और नौसेना के लिए भी बहुत मददगार साबित होंगे।
पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में फॉर्मली इंडक्ट हो गया है। कुछ ही दिन पहले भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन गए थे, जहां से ये एयरक्राफ्ट लाया गया है और अब ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। टोटल 56 इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्पेन से खरीदे जाने हैं। इसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे और 40 एयरक्राफ्ट, खास बात है, वो भारत में बनेंगे। यानी कि मेक इन इंडिया के लिए एक और उपलब्धि, क्योंकि अभी तक अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं बने हैं। इसके जो खास स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी इंडिया में बनेंगे। इसके अलावा जो एक और खास बात है इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, वो ये है कि भले रेत हो या ग्रासी लैंड हो, वहां पर भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड कर सकता है। ऐसा दिखता है C-295। अंदर से 10 टन की इसकी पेलोड कैपेसिटी है, यानी कि 10 टन तक का ये वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। करीब 70 पर्सनल इसमें ले जाए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। तो आज तो हम कह रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमने स्पेन से खरीदा है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आप कह पाएंगे कि ये एयरक्राफ्ट भारत में ही बना है। ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है और भारत में जो आजकल मेक इन इंडिया की मुहिम चली हुई है, सब बड़ी चीज़ों को भारत में बनाने की जो कोशिश करने की जो हमारी मुहिम है, उसे भी इससे बल मिलेगा। और आपको भी बहुत गर्व होगा जब आपको पता चलेगा कि भारत में अब इस तरह के हवाई जहाज भी बनने शुरू हो गए हैं। इसलिए आज आप सबसे हम यही कहेंगे कि दिल खोलकर इस नए एयरक्राफ्ट का अपने परिवार में स्वागत कीजिए। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा खरीद की पूरी परंपरा और प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। बहुत बार हमारे देश के लोगों को जो बदलाव आ रहे हैं हमारे देश में, वो बहुत बार उन पर ध्यान नहीं देते और आपने भी शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन सोच कर देखिए कि जब हम हथियारों की जो खरीद है हमारी, उसकी पूरी प्रक्रिया को हमने पिछले 9-10 सालों में कितना बदला है। और हमारी सेनाओं को नए हथियार और विमानों के लिए इससे पहले कई दशकों का इंतजार करना पड़ता था, जो अब नहीं करना पड़ता। मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में सेना को रफाल और तेजस जैसे फाइटर जेट मिले हैं। एक रफाल जो है वो हमने फ्रांस से खरीदा है और तेजस हमने खुद भारत में बनाया है। अपाचे और चिनूक जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हमें मिले हैं अमेरिका से। S-400 मिसाइल और कई खतरनाक पनडुब्बियां हमने खरीदी हैं। S-400 हमने रशिया से खरीदा। इन रक्षा खरीदों में ना तो कोई अड़चन आई, ना ही इन डील्स को टाला गया और ना ही इनमें से किसी भी डील पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा। राजनीतिक कारणों से कुछ नेताओं ने और कुछ पार्टियों ने आरोप जरूर लगाया था रफाल की डील पर। आपको याद होगा, हमारे देश में एक परंपरा है और वो परंपरा यह है कि जब भी कोई सरकार कोई बड़ा रक्षा सौदा करती है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि पहले भ्रष्टाचार होता भी था और फिर इसके जरिए हमारे देश में राजनीति होती है। पहले इस तरह के रक्षा जब सौदे होते थे, उनमें भ्रष्टाचार के आरोप हर बार लगते थे और अब यह परंपरा मोदी सरकार ने खत्म कर दी है। और इसके लिए आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर देता हूं। क्या कहा है देखिए। I think if you give a criteria of 8 out of 10 marks. 8 out of 10 because of what he's done for foreign policy and also in various other matters too. Also, there's been less corruption in his government. तो आपको याद होगा पहले हमारे देश में चाहे तोप की डील हो, हथियारों की डील हो, बोफोर्स डील आपको याद होगी। बोफोर्स डील पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी। चाहे हेलीकॉप्टर की खरीद हो, चाहे हवाई जहाज की खरीद हो, सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हमारे देश में लगते रहते थे और ये सारी जो डील्स थी, इस पर भ्रष्टाचार की छाया हमेशा पड़ी रहती थी। फिर ये राजनीतिक मुद्दा बनता था, फिर इन मुद्दों पर सरकारें गिरती थीं, बनाई जाती थीं और उसके बाद इस मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते थे। आपको याद होगा वीपी सिंह ने तो एक बार यह भी कहा था जब वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे कि मेरी जेब में उन सारे अकाउंट्स के डिटेल्स हैं जो कि स्विस बैंक्स में हमारे देश के नेताओं ने भ्रष्टाचार का पैसा जमा करने के लिए खोले हैं।
लेकिन जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए इस वादे के साथ तो वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो भ्रष्टाचार है ये हमारे देश में बहुत बड़े रक्षा सौदों को इसने रोक कर रखा हुआ था, जो अब नहीं है। अब आपको इस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बता देते हैं। चुनावों का मौसम है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 39 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों के नाम हैं, जिन्हें बीजेपी की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़वाया जाएगा। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम है और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 37 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी और इन दोनों लिस्ट में अब तक बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहली बार केंद्रीय मंत्रियों और अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दे रही है, जो कि बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। विधायकों को तो आप सांसद का चुनाव लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अक्सर नहीं बनाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ये कर रही है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी जो रणनीति है वो पूरी तरह से उन्होंने बदल दी है और अब वो केंद्र से अपने बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो इस गेम को बड़ा बनाना चाहते हैं, इस पूरे खेल को बड़ा बनाना चाहते हैं, इसे विस्तार देना चाहते हैं और अपने ऐसे बड़े नामों को वो विधानसभा में उतार रहे हैं जिनके सामने दूसरी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद थोड़े छोटे या हल्के दिखाई देने लगे। इससे दूसरी बात जो पता चलती है वो ये है, इससे बीजेपी का डेस्परेशन पता चलता है आपको कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव को, मध्य प्रदेश के चुनाव को कितना गंभीरता से ले रही है और वो हर कीमत पर इस चुनाव को जीतना चाहती है। इससे आपको यह भी पता चलता है। इसलिए बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए वो अब इस पूरे गेम को बहुत बड़ा बनाएगी। इसका जो स्तर है इसे बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी और मध्य प्रदेश के लोगों को शायद ऐसा लगने लगेगा कि विधानसभा में ही जैसे वो शायद लोकसभा की वोटिंग हो रही हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे, जहां उन्होंने एक रैली की और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने नारे से लेकर नेता तक का पूरा काम आउटसोर्स कर दिया है और कांग्रेस पार्टी ने यह पूरा ठेका अर्बन नक्सल्स को दिया है। यानी इस समय कांग्रेस पार्टी एक ऐसी कंपनी है जिसे अर्बन नक्सल्स चला रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद आज राहुल गांधी भी काफी चर्चा में है, जिन्होंने कुली बनने के बाद, पहले आपको याद होगा वो दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर गए, वहां पर वो कुलियों के साथ बैठे, उन्होंने कुली की वर्दी पहन ली और कुली बनने के बाद आज वो एक ट्रेन के स्लीपर कोच में वो सफर करते हुए दिखाई दिए। वो तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाएंगे। पहले लेकिन ये कुली की तस्वीरें आप देख लीजिए।
1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुली, और उस फिल्म में मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने कुली की भूमिका निभाई थी। तो ये 1983 की फिल्म का पोस्टर है, कुली फिल्म का पोस्टर, और ये है 2023 में राजनीति की फिल्म का पोस्टर जिसमें राहुल गांधी कुली बने हुए हैं। और ये भी इत्तेफाक की बात है कि अमिताभ बच्चन उस जमाने में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, और उस समय उन्होंने बिल्कुल यही भूमिका निभाई थी कुली की। ऐसी तस्वीर जो आप दोनों में समानता देख सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर तक एक एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर किया, जिसमें आम लोग यात्रा करते हैं, जनरल जो जिसे कोच आप कहते हैं। और इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की। पहले आप उनका ये नया वीडियो देखिए। तो राहुल गांधी आजकल अपने भाषणों से ज्यादा अपने वीडियोस के लिए मशहूर हो रहे हैं, और उनके हर हफ्ते हर 10 दिन में कोई ना कोई नया वीडियो आ जाता है, जिसमें कभी जैसे आज वो ट्रेन में दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले कुली बने थे, उससे पहले वो लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बनाने की विधि सीख रहे थे, कभी वो ट्रक वालों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो छात्रों के साथ मुलाकात करते हैं। तो वो आजकल अलग अलग अपने वीडियोस बनाते हैं और एक बिल्कुल यूट्यूबर की भूमिका में, या समझ लीजिए कि वो अपनी एक नई छवि लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके सामने दो तरह के नेता हैं। एक नरेंद्र मोदी की छवि है जो रोड शो करते हैं, जिन्हें लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर से देखकर ही खुश हो जाते हैं। और दूसरे राहुल गांधी जो अब भीड़ के अंदर जाकर अपने वीडियोस बनाने के लिए वहां पर जाते हैं और फिर उन्हें जारी करते हैं। अब देखना यह है कि इन वीडियोस को व्यूज तो बहुत मिल जाते हैं, वोट भी मिलेंगे या नहीं, ये 2024 में पता चलेगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा याद रखें, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। नमस्कार।